हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, मैंने मैथ का जो पार्ट 1 का वीडियो बना हुआ है, ये आपका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में टोटल 15 वीडियो बना था और पार्ट 2 में भी कोशिश करेंगे 15 से 20 वीडियो आज भी बन जाए। तो लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो पार्ट 1 बना हुआ, पार्ट 2 अभी हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न को ही लेकर के चलेंगे, कवर करेंगे। फिर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी चलिए 2 मार्क्स वाला जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको करवाया जा रहा है। 15 क्वेश्चन बना हुआ है। अगर उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम के हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंक वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटता है? तब पहले ये पता करिए कि 3 अंक वाली टोटल संख्या है कितने। पहले ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंक वाला संख्या कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है, तो 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, डॉट 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 करके चल जाएंगे हम लोग 999 तक। मतलब ऐसा जो 3 अंक वाली जो संख्या है वो 100 से शुरू होता है और लास्ट 999 तक होता है। लेकिन हमसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा कि 3 अंक वाली संख्या तो होना चाहिए लेकिन 7 से कटना चाहिए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिख लेना, 3 अंकों की संख्या। अब देखिए 7 से विभाज्य होने वाली कौन कौन संख्या आपको दिखेगा। तो 7 से विभाज्य कहाँ से होगा? 100 तो कटेगा नहीं, 101 भी नहीं कटेगा, आप लोग भाग दे के देख सकते हो। 102 भी नहीं कटेगा, आप लोग भागा देते रहिएगा। देखना यही है कि कहाँ पे ये जो है आपका कट रहा है। तो देखिए 7 से कटने वाला 105 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, मतलब 105 कटेगा। फिर 7 से कटना है ना, तो 7 का डिफरेंस ले लीजिए, तो 112 हो जाएगा। फिर 7 का डिफरेंस 119 कटेगा 7 से, और डॉट डॉट डॉट। देखिए लास्ट में 7 से कौन कटता है? ये आपका 7 से नहीं कटेगा, इसके ठीक पहले जाइए, 998 में नहीं कटेगा, 997 में नहीं कटेगा, ये जो कटेगा लास्ट आपका 994 कटेगा। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 105 से शुरू होगा और 994 तक रहेगा। तब पूछा था कि ऐसा कितनी संख्या है 105 से लेकर के 994 तक, कितनी ऐसी संख्या जो 7 से कट रहा है। तो बस अब यहाँ से आप लोग ए एन का मान निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू आपका 105 हो जाएगा, डी का वैल्यू 112 में से 105 घटेगा, क्योंकि डी निकालने के लिए ठीक दूसरा में से पहला घटा देते हैं। तो ये आ गया 7, और जो 994 आया ए एन का मान आ गया 994, ए एन का वैल्यू है। ठीक है ना, ए एन का वैल्यू 994 है। तो अब क्या करना है, तो हमको पूछ रहा था एन बराबर भाट, क्योंकि संख्या पूछ रहा है ना कितनी संख्या है, तो एन का मान पूछ रहा है। तो एन दिया हुआ इससे ही चलेंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का वैल्यू 994 यहाँ पे लिख दीजिए, ए का वैल्यू 105 है, भर दीजिए। एन का मान ही निकालना है तो इसको रहने देंगे, और डी का वैल्यू आपका साथ ही साथ भर दीजिए। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अब देखिए 994 का 994, ये प्लस में 105, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 105 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो इधर क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 7, इधर यही तो बचेगा, है कि नहीं? अब देखिए 994 में से 105 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 8, यानी 889 बचेगा। इक्वल टू, अब इसमें इसमें गुना करिए, इसमें से इसमें और इससे इसमें। ठीक है, तो 7 से एन में गुना करेंगे तो अब ना, तो ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो। ये गुना में चलिए 7 से एन में तो 7 एन हो जाएगा, माइनस 7 में 1 से तो 7 हो जाएगा, हुआ कि नहीं? अब इसको इधर ले लीजिए, तो 889 माइनस में तो इस तरफ प्लस में बराबर 7 एन। अब जुड़ जाएगा तो 9 7 16 यानी 896 बराबर 7 एन। अब 7 से देखिए कट रहा है, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, यानी एन का मान आपका 128 आ गया। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 7 से कटने वाले कितनी संख्या होगा, तो 100 से लेकर के 999 के बीच में जो भी संख्या मिलेगा टोटल 128 ऐसी संख्या होगा जो 7 से कटने वाला रहेगा। प्रश्न आपसे एक और भी क्या पूछेगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है।
तो 2 अंकों वाली रहेगा तो फिर भी यही बनेगा। अब 2 अंक वाले स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से होता है, तो 10, 11, 12, लास्ट होगा 99। अब इसके बीच में देखना है, जैसे ही हम यहाँ पे पार्ट लिखे थे ना वही देख करके फिर बना लेना है। तो आपका हो जाएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या? 3 से विभाज्य। ऐसा प्रश्न आएगा, जरूर हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यदि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस बी बटा 2 बराबर साइन सी बटा 2। बहुत ईजी है मेरे मित्र। एक जो क्वेश्चन आपका उठा लिया है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 से पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को LHS से चलना और RHS को ले आना। अगर दोनों आ गए, क्योंकि सीधी करना है ना, अगर ये दोनों आ गया तो सोचिए मेरा हो गया काम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिएगा, जो लिख रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का काम है, तो ए और बी को इस तरफ ही रहने देंगे। ठीक है, इसको इस तरफ ही रहने देंगे और सी को इस तरफ भेज देंगे, कोई दिक्कत? यानी ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी हो गया। अब ए प्लस बी जहाँ पे भी रहेगा वहाँ 180 माइनस सी भरेंगे। अब चलेंगे हम लोग LHS से। ठीक है, LHS से चलेंगे, इससे चलेंगे तो हमको ये लाना है। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, cos a प्लस बी बटा 2 है तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए cos का cos, a प्लस बी का वैल्यू 180 माइनस सी है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में खाली लिख देते हैं 180 माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू ये दिया हुआ है। इसके जगह पे हम ये भर देंगे और बटा 2 आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे? cos, अब देखिए बटा जो 2 है ये पूरा पे बटा और नीचे 2, मतलब 2 इसके लिए भी हो जाएगा, 2 इसके लिए भी। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, 180 बटा 2 माइनस सी बटा 2, अलग अलग तो लिख ही सकते हैं। 2 से कट जाएगा, 90 बनाते हैं, तो क्या बच जाएगा? cos 90 माइनस सी बटा 2, यही ना बचेगा। और एक आप लोग शानदार फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा। फार्मूला है इस प्रकार, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा क्या है? तो जो यहाँ पे वैल्यू रहता है वही थीटा हो जाता है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या है? सी बटा 2। और देखिए हम लोग को सीधे यही करना था, साइन सी बटा 2, और यहाँ पे भी मेरा आ गया साइन सी बटा 2। बताइए कितना ईजी था ना, बिल्कुल ईजी से समझाया मेरे दोस्त। दिक्कत होगा हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लग रही होगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या कह रहा है? यदि बिंदु ए, बी और सी तीनों बिंदु दिया हुआ और तीनों संरेख हो तो के का मान निकालना है, मतलब इसका वैल्यू आप लोग को पता करना है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे साफा बोल रखा है कि संरेख है, तो आप लोग त्रिभुज का जो फार्मूला लगाते हो ना वही फार्मूला इसमें लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ आगे 1/2 को हटा देते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? 1/2 आगे होता है, तो 1/2 को नहीं लिखना है। यहाँ पे हम साफा क्या लिख दिए कि जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े होंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग पढ़े हैं। लेकिन जब बिंदु संरेख है ना तो ये वाला बतवा को हटा देना है, अब बराबर में क्या कर देना है? 0 हो गया। ये बात, ये संरेख का फार्मूला बन गया। समझ में आ गया बात? तो ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 को खाली हटा देना है, तो क्या लिखेंगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, बस यही था। और बराबर में आपको 0 देना है क्योंकि संरेख का बात आया था। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 को मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये वाला हो जाएगा y3। यहाँ पे जो बात है यहाँ पे लिख दिए, इसको आप लोग नीचे एक बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं मिलने के कारण हम यहीं पे लिख के समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो x1 का वैल्यू आपका 2 है, बस अब देख देख के भरते चलिए। y2 का वैल्यू कितना है? k है, और y3 का मान आपका -3 तो +3 बन जाएगा, प्लस x2 का मान कितना? 4 हो जाएगा, y3 -3 है, फिर माइनस y1
3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है मेरे भाई 6 हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है k। बस जो वैल्यू था हम लोग को देख के पुट कर दिए। अब यहाँ से तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हो। अब 2 से ही दोनों में गुना होगा तो आपका 2k हो जाएगा और 2 से 3 में तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 3 तो -6 हो जाएगा, -6 में 4 से गुना कर तो -24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस 6 में 3 से तो 18, -6 में कैसे तो 6 के इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखिए जो जो हल हो रहा है इसको आप लोग हल करते चलिए। क्या करेंगे 2k और -6 के तो आपका -4 के बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और देखिए 6 प्लस में 24 माइनस में तो प्लस माइनस माइनस तो घट के -18 हो जाएगा और यहाँ पे एक अलग से +18 है इक्वल टू 0। अब बताए नहीं 18 18 तो कट गया तो क्या बचा -4 के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बस, क्योंकि 0/4 0 ही तो होगा, है ना। इजी, हार्ड नहीं ना कुछ लगा, बिल्कुल लगने भी नहीं देंगे। और आप लोग को लगेगा तो थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उम्मीद पूरी हम कर रहे हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, बिल्कुल इजी वे से और धीरे धीरे हम लोग वीडियो को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम स्पीड में बता दे रहे हैं, एकदम स्लोली सीखेंगे। कमजोर बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और जितना भी दोस्त अगर हम जितना भी 2 मार्क्स वाला प्रश्न करवाएंगे बस इतना ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाना। 2 मार्क्स वाला सभी क्वेश्चन आप लोग से बनेंगे, छूट के तो नहीं आएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन होता है जिसमें से आधा क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो बस 15 क्वेश्चन ही तो बनाना है, 30 क्वेश्चन रहेगा 15 ही बनाना है, आराम से बना करके आ सकते हो। लेकिन हाँ जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग को रिवीजन जरूर करना है, इसी मैथ को बार बार रिपीट करना है, तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ये हम लोग को लाना है क्योंकि सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं करो मेरे भाई, देखो कि किसको किसको जोड़ेंगे तो पहले 90 बनेगा। तो देखो तो 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। तो पहले इसको आप लोग साथे कर लो। देखो आप लोग को इजी करने के लिए हम मतलब आप लोग को समझने के चलते इतना कर रहे हैं, वरना इसी में हम एक लाइन में कर देते, ठीक है। पहले समझ लीजिए, जिसका जिसका से 90 बना पहले उसको साथे रखिए। tan 48 और tan 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका 90 बनने वाला है। इतना ही होगा ना, ये आपका बस इसमें से देख के लिख दिए। अब क्या करना है, हम लोग LHS से चलेंगे, अपने आप RHS हम लोग को आना है, मतलब एक लाना है। तो देखिए इस दोनों में से किसी एक को चेंज अप कर दीजिए और इस दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, बस यही आप लोग को मेन बात करना है। तो इसमें से कोई एक को चेंज करेंगे चेंजिंग रूल से, तो क्या बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह कौन सा मान भरेंगे, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े होंगे sin 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ऐसा मान आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 48 है तो 90 में कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, तो 42 घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, ये सोचना, यही बात यहाँ पे नहीं लिख देना है। tan दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला देख के लिखा हुआ है। इसको चेंज करेंगे तो चेंज करना तो क्या करेंगे tan 90 माइनस और 90 में से 48 घटा देना, बस यही घटा दो ना, डायरेक्ट 42 बचेगा, ठीक है। इनटू अभी दोनों में किसी एक को चेंज करिए, तो चलिए इसी को ही चेंज करते हैं। तो tan 90 माइनस कितना करना पड़ेगा, 90 में से 23 घटा दीजिए, 67 बच के आ जाएगा। घटा के यहाँ पे लिखना, ये नहीं कि यहीं पे 23 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर tan 67, इतना बात समझ में आ गया ना, मेन यहीं पे ध्यान देना आप लोग को। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot और थीटा की जगह 42 भरना पड़ेगा, इंटू ये tan 42 यहाँ बचा हुआ, तो tan 42 इसके बदल पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर इंटू अब इसको चेंज करेंगे तो cot आपका 67 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और एक tan 67 को आप लोग रहने दीजिए। इतना समझ में आ गया बात। अब देखिए tan थीटा और cot थीटा दोनों उल्टा उल्टा और थीटा का मान भी सेम है। जब उल्टा उल्टा गुना होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों बदल के कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा गुना, इसके बदले है गुना, और cot थीटा इंटू tan थीटा और दोनों का भी एंगल यहाँ पे भी सेम, तो भी हो जाएगा 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया मेरा प्रूफ। बताइए कितना इजी है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं कि कैसा प्रश्न पूछेगा, बस इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता। लेकिन हाँ ये सब मैथ भी आप लोग नहीं कभी पढ़ेंगे तो ये भी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है,
देखिए समबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसी को समबाहु कहते हैं। और इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बोले तो हमको ये वाला बात पूछ रहा है। देखिए जो अभी हम खींच रहे हैं यही आपका पूछ रहा है, ऊंचाई यही होता है, यही हमसे पूछ रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है जिसकी भुजा 2a है। अब बताइए अगर एक भुजा 2a है तो तीनों 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का बात क्या है, जब ए आपका 2a होगा तो ए भी आपका 2a हो जाएगा, तो ए भी तो 2a होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ए भी 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम नीचे क्यों लिखे, क्योंकि कुछ यहाँ काम करने वाले हम लोग। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ लिखने के बाद बीच बीच आधा आधा लंब यहाँ पे डाला हुआ है। ए जब 2 है इसका मतलब ए ई रहेगा और ए ई रहेगा, क्योंकि ए और ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, और बीच से परपेंडिकुलर है यानी कि आपका ए इधर और ए इधर, मतलब 2a को आधा करेंगे तो ए और ए बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बात। अब देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है, यही वाला तो पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे एक नाम देते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग डी, यानी हम लोग का एडी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखने वाले हैं, एडी जो है किस पे लंब है, बीसी पर, यानी एडी लंब किस पे है, एडी लंब बीसी पर है। ठीक है, अब भुजा दिया हुआ है तो ए बी भी चाहे बीसी चाहे एसी तीनों का वैल्यू तो आपका 2 यही है। बस देख देख के खाली आप लोग को लिख देना है, जितना लिख के बनाओगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो गलती ऐसे मत करिएगा, डायरेक्टली बनाने की कोशिश मत करिएगा। तीनों का वैल्यू 2 है। अब बी डी और सी ए कितना है ये भी लिख दीजिए, देख के तो लिखना है। बी डी और सी डी इसका वैल्यू हम लोग कितना मान लिए हैं, ए मान लिए है। बस हमको निकालना है क्या है, ए डी निकालना है। ए डी निकाल दीजिए। तो ए डी निकालने के लिए हम क्या बोले थे, एडी कैसे निकलेगा, ये वाला एक काम, कोई भी त्रिभुज लेकर के चलिए, चाहे तो आप ये वाला त्रिभुज ले लो, और नहीं तो इधर चलेंगे तो ये वाला त्रिभुज ले सकते हो, ये वाला कोई भी त्रिभुज ले लो, क्योंकि दोनों तरफ सब भुजा सेम ही रहेगा, एक ही जैसा मिल जाएगा। तो इधर ही चल के देखते हैं, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो हमसे लंब ही तो पूछ रहा है, तो लंब निकालने के लिए क्या बोले थे कि कर्ण में से इसको घटाना होता है, यही ना बात होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर और ए का स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे, 2a स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर को घटा देंगे, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3 तो कभी रूट से बाहर आएगा नहीं, तो 3 तो रूट में ही रह जाएगा, और a स्क्वायर है तो 2 से बदलते a को तो a आ जाएगा बाहर, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 है तो यही आपका हो जाएगा क्या थी, √3a आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब यहाँ पे लिख भी देना है, क्या लिख दिया, अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 है। इतना अच्छा से आप लोग लिख के बनाइए, राइटिंग भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए, हैंड राइटिंग जितना ही बढ़िया लिखोगे अच्छा मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर दम बनाने की कोशिश करिएगा, दिक्कत यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,4 है। यदि ए का निर्देशांक 5,7 है तो बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। कुछ नहीं क्या करना है, देखिए कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले एक आप लोग को लाइन खींच लेना है। ये लाइन खींचने के बाद ए बी का मध्य बिंदु, ए यहाँ पे और यहाँ पे आपका बी रहेगा। इसका मध्य बिंदु दिया हुआ 2,4, मतलब मध्य बिंदु को हम लोग पी मान लेते हैं, और ये दोनों का मध्य बिंदु दिया हुआ 4, मध्य का मतलब बीच में। ठीक है, यहाँ पे P मान के हम लोग 2,4 लिख लिए। यदि A का निर्देशांक 5,7 है, एक जगह यहाँ पे हम लोग 5,7 भर देंगे, तो B का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, इसका मतलब x और y यहाँ पे मान लेना है। बस निर्देशांक पूछेगा समझ लीजिए कि x और y ही मानना है। समझ गए इतना बात को। अब देखिए हमको यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जब भी हम लोग का फॉर्मूला निकलेगा मध्य बिंदु से ही यहाँ पर वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है तो मध्य बिंदु से ये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देता कि ए बी का दूरी इतना दिया हुआ है तो दूरी सूत्र लगाना पड़ता, लेकिन मध्य बिंदु दिया हो तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगाएंगे। तो लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, 2,4। मध्य बिंदु तो लिख लिए 2,4। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1 बटा 2 और x2 प्लस y2 बटा 2। इतना नहीं करना है, बस खाली याद रखिए पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 और दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2, यही आप लोग शॉर्ट में याद रखिए।
x1 प्लस एक्स, ये सब में गड़बड़ हो जाएगा कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, फॉर्मूला ही होता है x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। बस अगर फार्मूला से बनाते हैं तो फार्मूला भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 और बराबर 2,4 इधर है तो लिख सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्टली क्या करना, पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 और दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2, इसका पहला और इसका पहला कितना है, ये 5 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। वैसे भी देखिए x1 है, ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फार्मूला भी सेट उस प्रकार हो रहा है 2, y1 प्लस y2 इसको छोड़िए, सीधे अब दूसरका जोड़ दूसरका यानी 7 प्लस y बटा 2 बराबर 2,4 हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अब पहिलका पहिलका के साथ कंपेयर कर दीजिए, दूसरका दूसरका के साथ, मतलब ये वाला इसके साथ हो जाएगा और ये वाला इसके साथ। ये आप लोग को ऐसे करना नहीं है, हम आप लोग को समझा रहे हैं, ऐसे करके आप लोग ऐसे मत करिएगा। अब क्या लिखेंगे, 5 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 2, यहाँ पे इतना बात तो लिख दिए। अब लिखेंगे 7 प्लस वाई बटा 2 बराबर 4, हो गया ना अलग अलग। अब गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। 5 प्लस एक्स में एक्स है तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा और 2 दूना का 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5, होगा कि नहीं होगा। तो x का मान आपका आ जाएगा -1। अब इधर की ओर चलेंगे, इधर तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 7 प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो 7 प्लस वाई होगा और 7 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, ये प्लस 3 माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y का मान 1 और x का मान आपका आ रहा था -1, ठीक है ना। ये आपका इसका जो क्वेश्चन 21 देख रहे थे, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा बन रहा है। 2 मार्क्स का प्रश्न है, 2 मार्क्स का प्रश्न है तो उतना ही भर तो बनाएंगे। कितना इजी था, मध्य बिंदु दिया हुआ था, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, समझ में आ गया बात ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 है, तो बताइए जी 3 कोण दिया हुआ है और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो खैर इसको अभी छोड़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 है। देखिए एक इक्वेशन इससे तैयार हो जाएगा और एक इक्वेशन इससे तैयार करना है, कैसे करेंगे देखते रहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब इसका मतलब त्रिभुज के 3 कोण यहाँ पे दिया हुआ है x, y और 40, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे और बराबर आप लोग को लिखना है 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40 हो जाएगा, 40 इस तरफ आएगा तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 140। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे। अब अगला क्या बात बोल रहा है, x तथा y के बीच का अंतर 30 है, ठीक है। पुनः अब क्या बोल रहा है, x और y दोनों के बीच का अंतर जो है आपका कितना दिया हो 30 दिया हो, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तक ये कट जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं और समीकरण 2 है इसको भी आप लोग को लिख लेना। बिल्कुल आप लोग एग्जाम में एकदम क्लियर बनाइएगा, एकदम साफ साफ, ठीक है ना। देखिए y से y आपका कट गया तो x और x कितना हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 170। 2 से ये भी कटेगा, 2 8 16, 2 5 10, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो x का मान 85, तो अगर x का मान समीकरण 1 और 2 किसी में से भी भरेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है ना। 1 में रखने पर 2 में भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखिए x प्लस वाई बराबर 140 है, तो x के जगह 85 भर देंगे प्लस y बराबर 140 हो जाएगा ना। तो y बराबर 140 माइनस 85 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 814 यानी 8 5 14, यानी कि x का मान आपका 85 और y का मान आपका आ जाएगा 55। ठीक है, यही था आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 का जो क्वेश्चन था किसी त्रिभुज के 3 कोण x तथा y, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से और आंसर जो आ जाएगा x का मान 85 और y का मान आपका 55। देखिए कितना इजी था, यही सब क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त एग्जाम में। तो मेरे भाई या बहन जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। बस क्या क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्या बोल रहा था, किसी संख्या या उसके व्युत्क्रम
एक संख्या कोई भी है और उसी संख्या को उल्टा कर देते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं ना, तो वो 10/3 हो जाता है। तो संख्या क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए कि संख्या 3 आया तो 3 का उल्टा भी करना है, तो 1/3 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 10/3 आना चाहिए। तो वही संख्या पूछ रहा है कि कौन ऐसी संख्या है, तो लिखेंगे कि हमको संख्या तो है नहीं पता, तो लिखेंगे माना कि संख्या x, माना की संख्या कितना x, और उसके व्युत्क्रम मतलब संख्या मान ली x, तो आपका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इस संख्या का उल्टा कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, जब ये पलटाएगा तो 1/x हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अब चलते हैं प्रश्न से। क्या बोला था? यदि उसके व्युत्क्रम का योग 10/3, यदि किसी संख्या यानी किसी संख्या x है और उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग जब करते हैं तो 10/3 हो जा रहा है। बस जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है वो करते चले गए। अब यहाँ से क्या करना है, तिरछा गुना कर लीजिए। x में x से तो x² प्लस 1/x, ये आपका भिन्न का जोड़ घटाओ, आप लोग इतना तो जान ही रहे होंगे, बटा 10/3। अब करिए तिरछा गुना, 3 से दोनों में गुना होगा तो 3x² प्लस 3 हो जाएगा, और 10 से x में तो ये 10x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x² प्लस 10 3 -10 हो जाएगा, और प्लस 3 इस तरफ है तो इसी तरफ ही रहेगा, इतना आपका हो जाएगा। अब इसको आप लोग तोड़िए, कितना बार टूटेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। ये कितना बार टूटने वाला है? पहले तो आप लोग 3x² यहाँ पे लिख सकते हो, 3x² आराम से लिख देंगे। अब देखिए तो ये टूटेगा कितना पर, 9 और 1 पे टूटेगा, क्योंकि 9 1 10 और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x², ये आपका टूटेगा 9x और x पे, फिर प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब 3 कॉमन ले लो, x भी कॉमन होगा, क्योंकि 3 से देखो दोनों को बांटते हैं आधा आधा, तो 3 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो 3 कॉमन होगा, x दोनों में है तो x भी कॉमन होगा। अब 3x से दोनों में भागा दीजिए, तो 3 से 3 तो खत्म, और x² से एगो x कट जाएगा तो एगो x बचेगा, फिर x से x खत्म, 3 3 9 हो जाएगा। फिर माने से इसमें एक कॉमन होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं लेने लायक है। जब किसी में कॉमन नहीं लेने लायक होता है तो उसमें एक कॉमन ले लेते हैं। जब एक कॉमन लेंगे तो बस लिख दीजिए x का x, प्लस वाला चिन्ह माइनस बन जाएगा। बस इतना तो आप लोगों को पता है कैसे कर रहे हैं। अब हो जाएगा 3x - 1 और ये हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। अब अलग अलग लिखिए, 3x - 1 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1/3। यहाँ पे दोनों तो आपका वही आएगा। ठीक है, तो एक आंसर आ जाएगा कितना। अब देखिए इसी में हल दोनों आंसर तो एक ही आया है, लेकिन हमको लास्ट में क्या लिखना है कि अतः संख्या क्या माने थे, संख्या मेरा x था तो x का वैल्यू 3 ले लिए, और एक आपका व्युत्क्रम आया है तो व्युत्क्रम था 1/x, इसका मतलब 1, और x की जगह 3 भरेंगे, तो आपका ये आपका सही आंसर यहाँ पे लिख देना। ये मत समझिए कि यही दोनों आंसर हो गया, होगा तो दोनों ही। आप देखिए दोनों तो लास्ट में ही आ रहा है ना, तो कोई भी आप एक ले लीजिए, तो ऐसे करके बनाना है। समझ में आ गया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक तार वृत्त का रूप का है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, और उस वर्ग की भुजा ज्ञात कर जो इस तार को मोड़कर बनाया जाता है। मतलब पहले से जो तार था, ये आपका तार मान लिया जाए, ये आपका जो तार है क्या है, वृत्त के रूप का है। एक तार पहले से वृत्त था, इसी तार को पूरा ममोड़ दिया, ममोड़ चमोड़ के फिर क्या बना रहे, एक आपका वर्ग बना देता है। इसको अब हटाया और इसको क्या बना दे रहा है, वर्ग बना दे रहा है। ठीक है ना, अब वर्ग बना दिया, तो बोल रहा है इस तार को मोड़कर जो वर्ग बनाया तो इसकी भुजा आपको ज्ञात करना। आखिर भुजा है कितना टोटल, यही आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ना, जब एगो निकल जाएगा तो सब तो 4 वही होगा, क्योंकि वर्ग की बात बोला है। अब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। समझ रहे इतना बात को? तो चलिए अब क्या क्या बोला है, दिया गया क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपका कितना है 84 सेंटीमीटर, ये पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है देखिएगा, इसी तार को ना, इसी तार को मोड़ा और वर्ग बना दिया। इसका मतलब किसी भी चीज को आकार अगर परिवर्तन करेगा तो हमेशा उसमें परिमाप का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, परिमाप लगाते हैं, क्षेत्रफल नहीं परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त की परिमाप, और वृत्त में जो परिमाप होता है इसी को हम लोग परिधि भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में परिधि भी लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। यानी वृत्त के परिमाप और वर्ग की परिमाप दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझे ना क्यों बराबर हुआ, क्योंकि इसी का रूप चेंज करके इसमें परिवर्तित कर रहा है। यानी वृत्त के परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं और वर्ग के परिमाप को वर्ग का परिमाप ही बोलेंगे।
तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो ये 2 गुना 22/7 और इसका त्रिज्या आपका 84 है और ये आपका नहीं पता है और भुजा सिर्फ बच गया क्योंकि भुजा ही तो निकालना है तो ये तो बचेगा ही। अब देखिए काटिए, ये 12 7 84 कट गया आराम से। अब देखिए 2 दूना का 4 कट गया, समझते रहे कैसे कटेगा, और 2 6 12 कट गया। देखिए सब आराम से कट गया। तो ऊपर क्या बचा, देखिए एक बार साफ साफ लिख दे तो ऊपर बच गया 22 गुना 6, इधर बच गया आपका सिर्फ और सिर्फ भुजा, यही तो बचा और आपका कुछ यहाँ पे नहीं बचा। अब गुना कर लीजिए तब भुजा आपका कितना आ जाएगा, 22 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि जो भुजा आएगा वर्ग की जो भुजा है आपका 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये आपका भुजा 132 सेंटीमीटर है तो सब भुजा 132 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। बस कैसी लगी आप लोग को वीडियो, तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 25 की ओर। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद 81 -81 है। कौन सा पद, जैसे ही कौन सा पद बोलेगा इसका मतलब आपका एन का वैल्यू रहेगा और एन का मान पूछेगा। यही में बच्चे लोग फंस जाते हैं कि आखिर मान है किसका। तो देख लेना, जब भी बोला कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद करके कुछ भी देगा, ये आपका एन का वैल्यू हो जाता है और एन का मान हमसे पूछ लेता है। मतलब क्या बोला गया प्रश्न में, क्या है 21 18 और 15, मतलब 21 18 और 15 ये आपका दिया हुआ है और डॉट 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 कौन सा पद -81 है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, पहले ए का मान आपको 21 कर लेना है, डी का मान कितना हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे क्योंकि दूसरा में से पहला घटता है, बड़ा रहे चाहे छोटा सिर्फ दूसरा में से ही पहला घटाएंगे तो -3। और ये जो आपका 81 आपका एन का वैल्यू दिया हुआ है और एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस यही तो था मेरे दोस्त। तो एन का जब वैल्यू दिया हो तो एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये आपका दिया और लिख लो, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81। ठीक है, अब ए का मान 21 है, एन का मान हम लोग को नहीं पता है क्योंकि यही तो निकालना है, डी का मान आपका -3 है, भर लो और माइनस इधर 81 हो जाएगा ना। अब चलिए क्या करेंगे, 21 का 21, अब -3 से दोनों में गुना होगा तो प्लस माइनस 3 में एन से 3n हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से गुना तो 3 बराबर -81। अब 21 में 3 जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा और -3n रहने दीजिए -81, तो -3n इक्वल टू -81, ये -24 इधर प्लस, सॉरी इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा, तो -3n इक्वल टू 4 1 5 और 8 2 हो जाएगा 10। क्या कर दिए, पहले ही माइनस कर दिए, ये आपका हो जाएगा -105, माइनस माइनस खत्म तो काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, यानी एन का मान आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 35। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 21 18 15 और जो -81 तक पहुंचना है हम लोग को, ऐसे लिखते लिखते कौन सा कितना बीच में लेटर आएगा, कितना बीच में संख्या आएगा जो -81 तक ठेका सकता है, तो बीच में आपका टोटल 35 संख्या मिलेगा जो आपका 81 तक पहुंचा देगा। इसी तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर पढ़िएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, समांतर श्रेणी, जो एपी का भी प्रश्न आ गया, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है। देखिए यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ क्या पूछ देता, इतना लिख के बोलता 22 पदों, 22वां पद निकाले, बस यही बोलता 22वां पद ज्ञात करें, और एक क्या बोल रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करें। ये दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ 8 3 2, तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 3 में से 8 घटा दो -5 बच जाएगा, और 22 पद नहीं पूछ रहा, 22 पदों का योग पूछ रहा है, इसका मतलब आपका एस 22 का मान पूछ रहा है। समझ रहे बात को ना, एस 22 का मान पूछ रहा है,
तो बस अब यहाँ पे जो 22 आया है वो आपका एन का मान आ गया, क्योंकि यहाँ पे एस एन होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है एस एन का, इसका मतलब एस का एस तो है ही है और एन की जगह 22 आ गया, इसका मतलब एन का जो वैल्यू आपका 22 आ जाएगा। तो हम लोग चलिए एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब भी योग पूछता है तो एस एन का ही फार्मूला लगता है, क्योंकि योग के लिए फार्मूला यही बना हुआ है। तो फार्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एस एन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो एस का एस, एन की जगह हमको भरना है 22। अब जहाँ जहाँ एन रहेगा वहाँ 22 भरना है। एन की जगह 22 भरिए, 2 गुना ए का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, एन की जगह 22 भर दो और डी का जगह आपका -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत भरने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 से 11 हमारा तो कट जाएगा, तो 11 बचा और 8 दूना का हो जाएगा 16 और 22 में से एक गया 21 और 21 में 5 से गुना करेंगे तो -105, क्योंकि देखिए यहाँ पे 22 हो गया और 22 में से एक गया तो 21 बचेगा और 21 में से -5 से गुना करना है, तो -5 से गुना करेंगे तो -105 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 दूना 10, गलती हो गया क्या 21 में 5 से, ठीक है ना, 5 5 105 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब क्या करना है, 11 का 11 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना। अब 105 में से 16 को घटाइए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 915, आपका हो जाएगा 8, यानी कि -89 बचेगा। कितना बच जाएगा -89। अब -89 को 11 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो -89 से अगर 11 को गुना करना है तो कर लीजिए गुना, 9 8 9 8 9 17 9, यानी कि हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, आपका हो जाएगा 979। ये आपका था एस 22 का मान। देखिए कितना छोटा छोटा बन रहा है, सिर्फ फार्मूला पे सेट हो गया आपका, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 27 की ओर। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब कोई भी दो संख्या है, उसको अगर दोनों संख्या को घटाएं तो आ गया 26, और वही दोनों संख्या को गुना किए तो पहला संख्या जो रहेगा दूसरा का से क्या गुना है, 3 गुना है। ठीक है ना, ऐसा संख्या कौन सा बनेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों संख्या नहीं पता था तो मान लिया जाए, माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा y। मान लेते हैं कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न अब क्या बोला है, दो संख्या के अंतर 26 है, मतलब x और y का अंतर कितना दिया हुआ है 26, दोनों को घटाकर 26 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आप 1 मान लो। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से, क्योंकि अब दोबारा भी प्रश्न में क्या बात बोल रहा है उसको देखते हैं। दोबारा प्रश्न है, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जहां पे बोल रहा है वहीं पे आप गुना कर दो, ज्यादा घूमने की बात नहीं है। एक संख्या जो ये संख्या है दूसरी संख्या की ये 3 गुना है, इसमें ना करके उल्टा गुना होता है, तो इतना आप लोग घूमेंगे तो गड़बड़ा ही जाओगे। सीधे जहां पे बोलेगा वहीं पे गुना कर दीजिए। एक संख्या, ठीक है, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, दूसरा के पास बोल रहा है ना, तो बस दूसरा में 3 से गुना कर दीजिए। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2। अब देखिए तो x का मानमा अगर ई में भर देंगे तो डायरेक्टली y का मान मेरा निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 26 है और x का वैल्यू मेरा 3y है, तो x के जगह पे हम 3y लिख देंगे और माइनस वाई बराबर 26। ये कहाँ से आता है, जरूर यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। वैसे भी यहाँ पे लिखा हो समीकरण 2 से, वैसे भी यहाँ पे हम लोग लिख के ही बना रहे हैं, तो आप लोग को पता हो गया है। तो 3y में से 1 y गया तो 2y हो जाएगा बराबर 26, 2 से कट गया 13 बनाते तो y का मान कितना आ जाएगा 13, y का मान 13 आ गया। अब इसको इसमें भर देना है, y का मान समीकरण 2 या 1 या 2 को इसी में रख दीजिए, तो 2 में ही रख देते हैं। ठीक है, 1 में भी आप लोग रख लेना, किसी में भी रखोगे आंसर वही आने वाला है। तो 2 है x बराबर 3y, तो 3 गुना y की जगह 13, तो 13 या 39, मतलब एक संख्या आपका हो जाएगा 39।
देखो क्वेश्चन क्या बोला था, दो संख्या का अंतर 26, तो देखो 39 और 13 दोनों को घटाएंगे तो 26 ही आएगा, ठीक है। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना होना चाहिए। देखो 13 का 3 गुना, 13 तिया 39 आ गया ना, तिगुना भी निकल गया। बस, क्या क्वेश्चन सही था कि नहीं, इजी था ना, हल्का लगा ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 28 की ओर। वीडियो कैसी लग रही होगी मुझे राय अपनी मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की ओर। जो प्रश्न संख्या 28 देख रहे हैं, ये प्रश्न हम कल भी करवाए हैं। कल क्वेश्चन कुछ और था लेकिन पैटर्न कुछ इसी प्रकार से था, क्वेश्चन भले चेंज था लेकिन जो तौर तरीका था इसी तरीका से बनता। अगर कल का वीडियो देख लिए होंगे, पार्ट 1 अगर वीडियो देखे होंगे तो उस बच्चों को इस वाले वीडियो को पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न उसी प्रकार का जो कल के क्लास में बताए थे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या बोला है, कॉस ए बराबर, कल क्या था कि सब अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, कॉस ए बराबर 3/4। यहाँ पे भी देखिए एंगल सबका सेम है, ए ए ए तीनों एंगल सेम है, मतलब से एंगल सेम हो गया। तो जब एंगल सेम है तो फिगर पाड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो एक आपका आधार हो जाएगा, एक आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला एक क्या होता है, लाल कक्का। ये आपको ट्रिक सभी बच्चों को पता होगा, लाल कक्का। तो ये जो होता है पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। तो कॉस का था तो कॉस में ए से आधार, के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, मतलब आधार का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए फिगर से चलना है तो चलिए भाई फिगर से थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं। फिगर भी यहाँ पे देख लीजिए। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैथ, ये वाला मैथ कभी गलत नहीं बन पाएगा। क्या ध्यान देना है कि जो एंगल यहाँ पे पूछेगा, जैसे में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था कि कॉस ए बराबर 3/4 है तो कॉट बी का मान बताओ, टेन सी का मान बताओ, और यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिए हुए रहता है ABC, ऐसे करके। तो उसमें बिना फिगर का आप लोग नहीं बना सकते हो, बिना फिगर का बनाओगे गलती हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा ना, उस सीधे आप यहाँ पे मान लो, दम आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो, दम समझ गए इतना बात। अब बाकी बी और सी कहीं पे भी बैठा सकते हैं। यहाँ पे नाम नहीं दिया था त्रिभुज का, लेकिन अपने मन से त्रिभुज का नाम दिए हैं, क्योंकि एक यहाँ पे ए आया हुआ है तो बाकी बी और सी ही मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए लिखने से क्या फायदा हो गया कि जो आधार हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ये आधार होता है और ये आपका लंब होता है और ये आपका कर्ण होता है, तो आधार आपका यही रह जाएगा, लंब आपका यही रह जाएगा। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे मान लेते हो तो इसके अनुसार लंब आपका ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो इसमें बच्चे लोग बहुत फंस जाते हैं। तो गड़बड़ाने की आज से एकदम इस टेंशन मुक्त हो जाओ। क्या करना है, जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही वाले बात को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए आधार 3 है तो अब यही आधार रह जाएगा, कर्ण 4 है तो यही रह जाएगा। अब हम लोग को AC पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC निकालिए, AC मतलब लंब बोल रहा है तो बड़का में से छोटका तो घटेगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो आपका √7, यानी जो AC है आपका आ गया √7, ठीक है। AC का वैल्यू √7 निकल, यानी कर्ण जो है आपका √7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, कॉट A का मान पूछा था और एक आपका tan A का मान पूछा है, यही ना दो पूछा है। तो कॉट A का फॉर्मूला क्या होगा, tan का देखिए लंब बटा आधार, तो कॉट तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट इसी का ना उल्टा है, तो आपका हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए आधार कितना, आधार 3 है, बस लंब कितना है, लंब अभी हम निकाले √7, ये 3/√7 हो जाएगा। अब tan का फॉर्मूला, तो tan लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लंब बटा आधार, और लंब का वैल्यू कितना लेके आए हैं, लंब निकाले √7 और आधार आपका कितना हो गया, 3 हो गया। बस यही था मेरे दोस्त इसका सॉल्यूशन। तो यही ध्यान देना कि जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा उसको आप यहीं पे मान लेना। यहाँ मानने के लिए क्यों बोले थे, यहाँ मान लोगे तो लंब आपका यही रह जाएगा, आधार यही रह जाएगा, कर्ण यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये मान लेते हो तो आपका लंब ये बन जाएगा, और इसमें फिर बनाने के लिए आगे होगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बच्चों लोग को दिक्कत होता है। टीचर लोग को समझा ही देते, कोशिश तो टीचर यही करते कि बच्चे लोग समझ जाए, तो और ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दो प्रश्न और बचा हुआ, दो प्रश्न करवा करके फिर हम अगले दिन यानी कि अगले क्लास में हम लोग पार्ट 3 लेकर के जरूर आएंगे। तो चलिए दो क्वेश्चन को और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण कहने का मतलब आपका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू जो आपका कितना दिया 30 डिग्री और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब आपका रेडियस जो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सभी लोग को पता ही होगा कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए सब फार्मूला पे ही तो सेट हो रहा है। पाई का मान जब तक यहाँ पे नहीं देगा तब तक हम लोग को अपने मन से नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देगा तो ही लेंगे, अगर नहीं देगा तो हम लोग 22/7 ही लेके बनाएंगे। तो थीटा का मान मेरा था 30/360 गुना पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुना रेडियस, रेडियस कितना है 42 गुना 42, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार तो लिखना पड़ेगा, तो 42 गुना कितना लिख देंगे 42। अब जो कट रहा है वो अब काटिए, देखिए 7 छक 42 कट गया, 1 0 से 1 0 और 3 से 12 हम रहते हैं, ये भी कट गया, 6 दूना 12 ये भी कट गया, 2 से 21 बनाते ये भी कट गया। तो आपका कितना बचा 22 गुना 21, आपका ही बचा ना, 22 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। था नहीं जी क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी तो इजी है। इसी तरह का मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग ज्यादा हार्ड के चक्कर में ना इजी कर नहीं पाते और एग्जाम में यही छूट के आ जाता है। तो आप लोग इजी वाले क्वेश्चन पे भी फोकस ज्यादा करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का आपका आखिरी प्रश्न भी है, ठीक है। फिर हम लोग कल के क्वेश्चन में पार्ट 3 का वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि हर क्लास 40-45 मिनट यानी 50 मिनट तक ही रहना चाहिए, ताकि बच्चे लोग धीरे धीरे रिवीजन करते चले। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में 4-5 घंटा का वीडियो बना दे, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे और छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, जिससे उनका कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो डेली हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे कि कम कम ही डेली, अगर एक दिन में भी 15 प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़्यादा आप लोग मतलब समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। 15-15 करेंगे तो समय तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये जो बात है ना दिमाग में एक्चुअल एकदम फिट हो जाएगा और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देख लोगे तो पूरा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करिए, जितना देख रहे हैं आप लोग देखते चलिए और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी प्रश्न आप लोग जरूर रिवीजन करिएगा। हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से हम अब 30 क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से 60-70 ही क्वेश्चन करवाएंगे, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। और 60-70 क्वेश्चन नया नया नहीं रहेगा, सब रिवीजन आते रहेगा। ऐसा क्वेश्चन है ना, फिर 2-3 दिन बाद अगर अगला क्लास लेंगे हो सकता है ऐसा प्रश्न आप लोग को मिल भी जाए, ठीक है ना। सिर्फ रिवीजन करवा देंगे, इतना रिवीजन आप लोग कर लो ना कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, देखिए खेत जो है वृत्ताकार है लेकिन अर्धवृत्ताकार है। यदि इसका व्यास 24 है, यानी अर्धवृत्त का व्यास यही ना है, अर्धवृत्त का व्यास कितना है 24, और हमको व्यास से काम नहीं, हमको त्रिज्या से दोस्ती करना होता है। तो त्रिज्या के पास जाएंगे दोस्ती करने, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, कहे कि लाओ भाई आधा आधा काट देते हैं, मतलब त्रिज्या रहता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास था 24 तो त्रिज्या हो जाएगा 12। अब क्या बोला था, अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप, अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप। और बच्चे लोग को अर्धवृत्त का फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, तो अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमिति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो r कितना हो जाएगा 12, ये आपका 22/7 और 2 का 2, तो 12, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 7 दूनी 14 और 14 और 22 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 14 22 36, हाँ, और बटा नीचे 7 है तो नीचे 7 हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे 36 में 12 से, 36 में 12 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 दूना 360 है, 360 और फिर कितना 36 दूना का 72, 360 72 432 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा 7, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 61.71 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप पूछा है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर कर देते, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आज का क्लास आपका बेहद ही शानदार लगा होगा। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स के तौर पर अभी आप लोग का इसी प्रकार का मैथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।